गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं अजय कुमार आप सभी को जिला शिक्षा विभाग गोपालगंज की ओर से स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में हम लोग सॉलिड स्टेट के लास्ट टॉपिक कवर कर रहे थे, जिसमें से 2 टॉपिक बच गया था, जिसका नाम था सोडियम क्लोराइड का संरचना और CH की संरचना। आज उन्हीं के बारे में जानेंगे। उसके बाद इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव देखेंगे और सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे किस तरह से पूछा जाता था। सोडियम क्लोराइड, जैसा कि हम बार बार आपको बताए थे जब हम शुरू के क्लास ले रहे थे इसी चैप्टर में, तो वहाँ 6 गो सॉलिड का नाम बताए थे। एक का नाम था SSC, फिर BCC, FCC, NSC, HCP, NaCl और CaCl। तो बताए थे NaCl के बारे में आपसे पूछा जाता है, कुछ सवाल है जो आप इससे रिलेटेड आप समझ सकते हैं। तो NaCl की संरचना भी क्यूबिकल होता है, घनीय होता है, घन के जैसा होता है। ठीक है। अब घन में क्या होता है कि अब कहीं पे क्लोरीन होगा एक और कहीं पे सोडियम होगा। ठीक है। कहाँ कहाँ हो सकता है उसके बारे में हम लोग सीखते हैं कि आखिर सोडियम क्लोराइड का तो घन बनाते हैं। तो सोडियम क्लोराइड का जब एक घन जैसा एकक कोष्टिका बनाइएगा, अब कौन सा परमाणु कहाँ होगा इसके बारे में आप जानकारी हासिल कर रहे हैं। ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर जब बनाते हैं, देखते हैं एकक कोष्टिका, तो उसमें एक होता है कोना। तो टोटल कोना कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। कितने हो जाएंगे? 8। क्यूब में कितने कोने होते हैं? 8 होते हैं। तो कोना हो गया। ठीक है ना। तो कोना पे परमाणु होगा। ठीक है। और क्या हो जाता है? फलक होता है। फलक जानते होंगे। तो फलक 6 फलक होते हैं। ठीक है। तो फलक कितने हो जाएंगे? 6। तो फलक हो जाएगा। मतलब कहाँ कहाँ परमाणु होगा ये चीजें आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद होता है एक केंद्र होता है। कहाँ होता है? केंद्र। तो एक केंद्र हो जाएगा। केंद्र पर एक ही परमाणु होता है। और एक और होता है, ये जो किनारा आपको दिख रहा है, इस किनारे पर, कहाँ पे? इस किनारे पर जो आप देख सकते हैं, इस किनारे के बीच पर, ठीक है ना, किनारे के सेंटर पर। तो किनारा कितना होता है? 12 होता है। प्रत्येक भुजा का बीच वाला भाग जो किनारा होता है, एज बोलते हैं, ये टोटल कितने होते हैं? 12 होते हैं। कितने होते हैं? 12। तो एक और कहाँ हो जाएगा? तो किनारे पर, किनारा एज हो जाता है। ठीक है। तो ये वो जगह है जहां पर NaCl की संरचना में देखा गया है कि यहाँ पर आयंस मौजूद होते हैं। अब NaCl मतलब होता है नमक। NaCl का मतलब क्या होता है? नमक। ये 2 हिस्सा में टूटता है। एक होता है Na+ सोडियम आयंस और एक होता है क्लोरीन माइनस, जिसको बोलते हैं एनायन बोलते हैं। ठीक है। अब ये 2 तरह के आयन से मिलकर बना है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड में जो सोडियम होता है वो कहाँ कहाँ होता है? तो वो होता है प्रत्येक कोने पर और प्रत्येक फलक के केंद्र पर होता है। तो सोडियम कहाँ कहाँ हो जाएगा? तो कहिएगा सर ये प्रत्येक कोना पर होगा। जितने भी कोना होगा घन के, यानी 8 वहां होगा। और प्रत्येक फलक पर होगा। फलक कितने होते हैं? दीवार। घर के दीवार कितने होते हैं? 6। तो इसमें भी 6 दीवार है। तो 6 कोना, 6 दीवार के केंद्र पर होगा। तो सोडियम क्लोराइड हो गया कोना पर और फलक के केंद्र, ये दोनों जगह मौजूद रहते हैं। तो ये दोनों तो हट गए, ये दोनों तो हमने हटा दिया। अब क्या बचा? केंद्र बचा और किनारा। तो जाहिर सी बात है, जो क्लोरीन एटम होता है वो कहां पर मौजूद होता है? तो कहिएगा केंद्र पर होता है। और कहां होता है? तो ये कहिएगा किनारे के बीच वाले भाग में, यानी जो कोर होता है उस कोर के बीच में होता है। ठीक है ना। कोर आपको बता चुके हैं, पहले भी बता चुके हैं कोर के बारे में। जैसे ये रिमोट है, ये कोर होता है। किनारा किनारा क्या होता है? कोर। तो इसके कोर के बीच, बिल्कुल बीच में ये कोर है, तो बीच में एक परमाणु होगा। तो हम कह सकते हैं कि NaCl की संरचना एक घनीय एकक कोष्टिका की तरह होती है, जिसमें सोडियम आयन जो होते हैं वो प्रत्येक कोना पे और प्रत्येक फलक के केंद्र पे उपस्थित होते हैं, जबकि क्लोरीन एटम उसी घन के केंद्र पर और किनारे के मध्य भाग पर उपस्थित होते हैं। देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर है। हालांकि ये स्ट्रक्चर आप ऐसे देखेंगे तो नहीं समझ में आएगा। इसका सिंपल हमने इस तरह से बनाया, ये भी आपको हालांकि बाद में देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा कि कहाँ कहाँ बनाया गया है। बस याद रखिए ये चीज कि क्लोरीन कहाँ होता है और सोडियम कहाँ होता है, कहाँ कहाँ पे परमाणु होते हैं। ये हमने बताया आपको कि सोडियम कहाँ रहेगा, तो ये किनारों पर होगा। ठीक है। और फलक के कहाँ होगा? यहाँ पे फलकों के बीच में होगा। ठीक है ना। क्लोरीन हो गया क्या चीज? सभी कोनों पर और सभी फलकों के केंद्र पर। अच्छा ये भी है कि आप किसी भी एटम को कहीं भी रख सकते हैं, क्योंकि ये 3 डायमेंशनली है। जैसे मान लीजिए हम अगर घन बनाते हैं, तो उस घन के कोना पे, कोना कहेंगे अगर, तो कोना तो आपको 8 होता है।
ठीक है। तो मान लीजिए अगर ये कोना है तो फिर इसको अगर हम फलक मान लें और दूसरा घन बनाएंगे तो कुछ देर के बाद ये फलक हो जाएगा। तो ये जो एग्जैक्ट पोजीशन है वो अगर याद ना भी रहे तो इतना रखिए, जो क्लोरीन जो होगा वो कहाँ होगा, सोडियम जो होगा वो कहाँ होगा, पोजीशन क्या क्या होता है। तो जो कोना होता है और प्लस क्या होता है, फलक होता है। इस पर आप चाहे कोई भी एटम रख सकते हैं, क्लोरीन रखिए या सोडियम रखिए। और कहाँ होता है, किनारा होता है, और क्या होता है, केंद्र होता है। ठीक है, ये हो गया। हम ये बोल रहे हैं कि ये दो पोजीशन एक साथ रहेगा, ये दो पोजीशन यहां रहेगा। अब आप चाहें तो यहां क्लोरीन रख दीजिए, चाहे तो सोडियम बोल दीजिए। यहां भी उसी तरीका से अगर आप यहां क्लोरीन बोल दिए तो यहां सोडियम प्लस बोल दीजिए, उस तरह से। यानी पोजीशन जो होगा वो मैच करना चाहिए, कोना और फलक। तो अगर कोना और फलक पर क्या रख दिए, क्लोरीन, तो किनारा और केंद्र पर कौन हो जाएगा, सोडियम। और अगर आपने अगर आपने ये जो आप कह सकते हैं, आपने अगर क्लोरीन के जगह पर आपने क्या रख दिया, क्लोरीन के जगह पर अगर आप यहां सोडियम बोल रहे हैं तो यहां सोडियम के जगह पर क्या बोलेंगे, क्लोरीन बोलेंगे। वही बात है, एक ही चीज है। अगर हम क्लोरीन को कहां रखते हैं, अगर हम क्लोरीन को रखते हैं कहां पर, क्लोरीन को अगर हम रखते हैं, क्लोरीन को अगर हम रखते हैं केंद्र पर, सभी जालक के कोनों पर और फलक के केंद्र पर रखते हैं, तो जाहिर सी बात है जो सोडियम एटम होगा वो किनारे पर होगा और घन के ठीक बीच में होगा। तो इस तरीका से हम कह सकते हैं NaCl की जो संरचना होती है उसमें सोडियम और क्लोरीन दो परमाणु होते हैं, और दोनों परमाणु के बारे में अगला जो टर्म है, इसमें कितने परमाणु होते हैं ये कैलकुलेट करते हैं। तो आप जानते हैं कि कोना पर कितना हिस्सा होता है। मान लीजिए अगर हम क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन कहाँ होता है, कोना पर। तो कोना पर हिस्सेदारी 1/8 इंटू 1 होता है, प्लस फलकों पर कितना होता है, 1/2 इंटू 6 होता है। इसको काटिएगा तो ये 1 आएगा, इसको काटिएगा तो ये 3 आएगा, 3 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्लोरीन का जो हिस्सा होगा टोटल परमाणु की संख्या 4 होगा। अगर हम सोडियम की अगर बात करते हैं तो सोडियम कहाँ पे रहता है, तो घन के ठीक कहाँ रहता है, किनारे पर होता है। किनारे पर 1 बाई क्या होता है, एक बार काटेंगे फिर एक बार काटेंगे फिर एक बार काटेंगे, तो ये टोटल कितना होता है, 1/4 हिस्सा होता है। कितना किनारा होता है, 12 होता है, प्लस केंद्र पर पूरा 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 बीच में जो घन के ठीक बीच में जो केंद्र होता है वहां पूरा परमाणु होता है। इसको काटिएगा तो ये 3 बार में कटेगा, 3 और 1 मिलकर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब अगर आप चाहें तो क्लोरीन यहां ना रख के क्लोरीन सोडियम यहां रख कर देखिएगा तो भी आंसर आपका 4 ही आएगा। क्लोरीन को यहां रखिएगा तो भी आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक यूनिट सेल में क्लोरीन का कुल परमाणु की संख्या 4 होती है और सोडियम की कुल परमाणु की संख्या 4 होती है। यानी इसमें प्रति इकाई आयनों की संख्या यानी Z बराबर होता है कितना, 4। तो याद होगा जब हम शुरू में Z लिख रहे थे, याद होगा SSC लिखते थे, BCC लिखते थे, FCC लिखते थे, NaCl, फिर लिखते थे यहाँ पे एक HCP हुआ करता था और तब होता था CSCl। याद होगा, बोले थे 12, 46, 41। तो यही वो 4 है जो अभी बताया जा रहा है। इसका मतलब क्लोरीन की संख्या कितनी होती है, एक एकक कोष्टिका में 4, और सोडियम की कितनी होती है, वो भी होती है कितनी, 4 होती है। ठीक है। अब अगर बात करें कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, तो ये भी आपको बताए थे, याद होगा कोऑर्डिनेशन नंबर का हम फॉर्मूला बता चुके हैं पहले ही, क्या था, 68 12 12। याद है आप लोग को, 68 12 12 68। पहला कौन था, तो SSC, फिर क्या था, BCC, फिर FCC, फिर क्या था, HCP, फिर क्या था, NaCl, और तब क्या था, CSCl। यही था। हमें पता है कि इसमें क्या होता है, NaCl का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6 होता है। किस 6 का क्या मतलब होता है, तो इसमें एक क्लोरीन जो होता है ना, 6 सोडियम से घिरा हुआ रहता है। या एक सोडियम की अगर बात करें, अगर एक सोडियम की बात करें तो टोटल कितने क्लोरीन से घिरा रहता है, 6। एक अगर क्लोरीन की बात, सोडियम की बात करें या क्लोरीन की बात करें, कोई भी एक ले लीजिएगा, तो अगर एक क्लोरीन की बात करें तो ये टोटल कितने सोडियम से घिरा हुआ रहता है, 6। कितने सोडियम से घिरा रहता है, 6। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, तो कहिएगा 6 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जितने परमाणुओं से एक परमाणु टच करता है ना,
जितने परमाणु को स्पर्श करता है उसी को कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो आप समझ गए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, NaCl का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6 होता है। इसीलिए NaCl को एक और नाम से जाना जाता है, NaCl का एक और नाम होता है 6:6, है ना, 6:6 संरचना के नाम से जाना जाता है। ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा। 6:6 संरचना किसको कहते हैं, तो कहिएगा NaCl को कहते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6 होता है। Z बराबर कितना होता है, 4 होता है। तो यही 3-4 बातें आप याद रखिएगा, ठीक है। क्या क्या याद रखेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6, यानी एक सोडियम को 6 क्लोरीन घेरता है, या एक क्लोरीन को 6 सोडियम एटम घेर लेता है, और इसीलिए इसका समन्वय संख्या होता है 6, इसीलिए इसका नाम होता है 6:6 संरचना, याद रखिएगा। उसी तरीका से जब CaCl का बताएंगे तो उसको 8:8 संरचना के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। अब क्या आता है, CaCl की संरचना। CaCl का सिंपल संरचना होता है, याद रखिएगा। CaCl की संरचना कैसी होती है, बहुत ही सिंपल होता है। इसमें 2 तरह का परमाणु पाए जाते हैं, एक होता है CS, एक होता है Cl। इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा CS+, इसको तोड़ेंगे तो बनेगा क्या, Cl-, ठीक है। उसी तरीका से याद रखिएगा। अब क्या होता है, जो इसका भी घन के जैसा बनेगा, एक क्यूब के जैसा बनेगा, और इसमें प्रत्येक कोना पर जो परमाणु होता है वो होता है CS+, और जो केंद्र पर होता है Cl-। अगेन हम यही बोल रहे हैं कि आप अगर याद नहीं रहा तो आप क्लोरीन को कोना पे बोल दीजिए और CS+ को कहां बोल दीजिएगा, तो केंद्र पे, तो गलत नहीं होगा, ठीक है ना। अब अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें, अगर यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर का, तो देखिए कोना पर जो परमाणु, केंद्र पर जो परमाणु दिख रहा है वो टोटल 4 ऊपर और 4 नीचे, तो कितने को टच कर रहा है, 8 को टच कर रहा है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी एक क्लोरीन को 8 सोडियम सीजियम जो है घेरा हुआ है, इसका नाम सीजियम क्लोराइड है, सीजियम है, और या एक सीजियम को 8 क्लोरीन घेरा हुआ है, तो इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर समन्वय संख्या 8 होगा। तो इसको कहा जाता है 8:8 संरचना के नाम से जाना जाता है। ये सब ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाएगा कि 8:8 संरचना किसकी होती है, तो CaCl का, और 6:6 संरचना किसकी होती है, तो NaCl का होता है, ठीक है। यहां तक समझ गए। अब आता है Z का वैल्यू। Z बहुत आसान है कैलकुलेट करना। अगर हम क्लोरीन की बात करें कि क्लोरीन का Z कैलकुलेट करते हैं, तो क्लोरीन चूंकि केंद्र पर होता है तो 1 हो जाएगा। और अगर हम सोडियम का बात करें कि सीजियम की अगर बात करें कि ये निकाल कर देखते हैं, तो कोना पर 1 क्या होता है, 8 × 8 काउंट काटेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। इसका मतलब ये हो गया कि CaCl में, सीजियम क्लोराइड के अंदर 1 यूनिट का कोष्टिका के अंदर 1 सीजियम एटम होता है, आयंस होते हैं, और 1 ही क्लोरीन होते हैं, इसीलिए इनका Z का वैल्यू कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो ये था आपका सीजियम क्लोराइड और क्या था, NaCl की संरचना, जिसमें हमने बता चुका इसकी संरचना 8:8 होता है। इसमें 1 क्लोरीन होता है और 1 सीजियम आयन होता है। और भी इसका उदाहरण आप जैसे ये आप NH4Cl के बारे में जान सकते हैं कि ये भी एक CaCl की संरचना की तरह होता है। तो ये था आपका एक छोटा सा चैप्टर जिसका नाम था ठोस अवस्था, जिसमें हमने पढ़ा था, क्या क्या पढ़ लिया था, तो इसके बारे में एक ओवरव्यू देखते हैं कि आपने क्या क्या पढ़ा था, ठीक है ना। देखिए, आपने जब शुरू किया था तो इस चैप्टर का नाम था ठोस अवस्था। क्या नाम था, ठोस अवस्था। हम इसके पहले बताए थे कि पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव, गैस। और क्यों होते हैं, तो इनके बीच में जो परमाणु होते हैं, आयंस होते हैं या अणु होते हैं, उनके बीच में आकर्षण बल लगता है, उसी आधार पर ये ठोस, द्रव और गैस कहलाते हैं। तो जो सबसे ज्यादा आकर्षण बल लगता है उस वजह से परमाणु चिपक जाते हैं और उसे क्या बोलते हैं, ठोस बोलते हैं। तो ठोस को 2 भागों में बांटकर हम लोग पढ़ते थे, ठीक है ना। एक तो था बॉन्ड के आधार पर बांटेंगे, तो बॉन्ड के आधार पर जब बांटे थे तो 4 प्रकार का ठोस मिला था। कितने प्रकार का, जो लास्ट में हमने पढ़ाया था, याद होगा कौन कौन सा ठोस कहलाता है। तो एक हो जाएगा आयनिक ठोस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आयनिक ठोस हो जाएगा। दूसरा क्या बताए थे, धात्विक ठोस कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, धात्विक ठोस कह सकते हैं। तीसरा का नाम क्या हो जाएगा, सहसंयोजक ठोस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सहसंयोजक ठोस कहलाएगा। और चौथा का नाम था क्या, आणविक ठोस कहलाता था। क्या कहलाता था, आणविक ठोस कहलाता था, आणविक ठोस, ठीक है। तो ठोस को अगर हम बॉन्ड के आधार पर, यानी बंधन के आधार पर, बंध के आधार पर अगर हम केमिकल बॉन्डिंग के आधार पर छांटे तो ये 4 प्रकार के मिलते हैं। और अगर उनकी सजावट के आधार पर अगर बात करें,
सजावट की आधार पर अगर बात करें तो फिर इसमें आपको पढ़ना था सबसे पहले इसके अंदर एकक कोष्टिका पढ़ना था। क्या पढ़ना था? एकक कोष्टिका पढ़ना था, ठीक है ना। एकक कोष्टिका के बारे में जब आप पढ़ने जाएंगे तो इसका सबसे पहले एकक कोष्टिका का परिभाषा हमने बताया था कि किसी भी ठोस का सबसे छोटा जो टुकड़ा होता है जिसे बार बार दोहराने पर संपूर्ण ठोस का सजावट मिल जाए उसे हम कहते हैं क्या? एकक कोष्टिका। क्या नाम था? एकक कोष्टिका के नाम से, यूनिट सेल के नाम से जाना जाता था, ठीक है। एकक कोष्टिका हुआ था। अब एकक कोष्टिका दो प्रकार के हुआ करते थे। एक था प्रिमिटिव यानी आद्य एकक कोष्टिका, याद होगा आद्य एकक कोष्टिका, और एक का था केंद्रक एकक कोष्टिका यानी सेंटर्ड एकक कोष्टिका, ठीक है। दो प्रकार के एकक कोष्टिका होते हैं, एक होता है आद्य एकक कोष्टिका और एक होता है क्या? केंद्रक एकक कोष्टिका। आद्य एकक कोष्टिका किसे कहते थे? जिसमें परमाणु जो होते हैं वो केवल कहाँ पाए जाते हैं? तो कहिएगा केवल कहाँ पाए जाते हैं? तो केवल कोना पर परमाणु पाए जाते हैं। कोना पर परमाणु रहेंगे जिस भी आकृति के उसे बोलेंगे आद्य एकक कोष्टिका। और अगर केंद्रक की बात करें तो इसमें कोना पर तो रहेगा ही रहेगा, साथ में कहाँ रहेगा? और कहीं भी रह सकता है। और कहीं का मतलब क्या होता है? और का मतलब होता है फलक पर रहे, केंद्र पर रहे, किनारे पर रहे, कहीं भी रह सकता है, तो उसे हम केंद्रक कहते हैं। आद्य एकक कोष्टिका कितने प्रकार का हुआ था? 7 प्रकार का हुआ था। और केंद्रक कितने प्रकार का हुआ था? 7 प्रकार का हुआ था। कुल जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 14 प्रकार के एकक कोष्टिका होते हैं और इन्हीं को हम क्या कहते हैं? ब्रेवियस जालक के नाम से जानते हैं। तो ब्रेवियस जालक कितने प्रकार के होते हैं? 14 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। यहां तक हमने पढ़ लिया था। इसकी विशेषता आयनिक, धात्विक, सहसंयोजक और आणविक ठोस का हमने क्या पढ़ा था? विशेषता देख लिया था। इसके अंदर इसमें एक पूछा जाता है CO2 को क्या कहा जाता है? तो शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है। क्या होता है? शुष्क बर्फ के नाम से जानते हैं। ये देखने में आइस जैसा ही होता है, लेकिन जब बर्फ पिघलता है तो आपका हाथ गीला होता है। जब CO2 ठोस अवस्था में जब रहेगा, ठोस CO2 जो पिघलेगा तो उसका आपका हाथ गीला नहीं होगा क्योंकि वो वेपर बन के उड़ जाता है। तो ये था आपका क्या? ठोस की सजावट के आधार पर आद्य एकक कोष्टिका और केंद्रक एकक कोष्टिका। हमने इसमें ट्रिक भी बताया था, आप लोग को याद होगा। क्या बताया था? सीट और HMT याद होगा आपको। कैसे याद करना था? तो 7 प्रकार के कौन सा था? 7 प्रकार के आद्य एकक कोष्टिका, आद्य एकक कोष्टिका याद होगा। इसमें आपको एक ट्रिक बताए थे, ठीक है, उसको याद कर लीजिएगा क्योंकि वहां से आपको सवाल पूछा जाता है। क्या बताए थे? सी, टॉर, HMT याद है आप लोग को? सी, टॉर, HMT क्यूबिकल, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक, इस तरीका से था। इसमें भुजा था A, B और क्या था? C। इसमें कोण था अल्फा, बीटा और क्या था? गामा। अल्फा, बीटा, गामा। हमने बताया कि पहले वाले में तीनों बराबर होंगे, दूसरे वाले के अंदर क्या कीजिएगा? एक बराबर नहीं होगा, और तीसरे वाले के अंदर तीनों का तीनों बराबर नहीं होगा। फिर शुरू से शुरू करेंगे। रोम्बोहेड्रल में तीनों बराबर होता है, ठीक है। हेक्सागोनल में फिर एक बराबर नहीं होगा, मोनोक्लिनिक में तीनों बराबर नहीं होगा, और यही चीज क्या करेंगे? रिपीट कर दीजिएगा ट्राइक्लिनिक के अंदर, ठीक है। इस तरीका से भुजाओं का संबंध हमने इससे निकाल कर बताया। फिर अल्फा, गामा, बीटा में बताया था 4 बार टक टक करके सब बराबर कर दीजिएगा 90 डिग्री का, यानी अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री। फिर इसके सामने भी अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री। इसकी जगह पर भी वही लिखेंगे, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री। रोम्बोहेड्रल में भी लिखेंगे अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, और यहाँ काट देंगे नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। 4 तक बताए थे, लास्ट वाला में काट दीजिएगा। अब आता है हेक्सागोनल में। इसमें 2 कोण 90 डिग्री के बराबर होता है और तीसरा कोण जो होता है 120 डिग्री का होता है, ठीक है। मोनोक्लिनिक में क्या होता है? इसमें एक कोण 90 डिग्री के बराबर नहीं होता है, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा नॉट, और गामा नॉट इक्वल टू क्या कर देंगे? 90 डिग्री। और ट्राइक्लिनिक में क्या होता था? तीनों बराबर होते थे लेकिन तीनों का तीनों 90 डिग्री के बराबर नहीं होते थे। तो इस तरीका से हमने इसके बारे में बताया था। और यहाँ पे एक नंबर भी बताया था
32, 41, 121। आपसे पूछा जाएगा कि घनीय एकक कोष्टिका कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। टेट्रागोनल कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, है ना। ऑर्थोरोम्बिक कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। ये जोड़ेंगे तो कितना आएगा? ये 14 प्रकार के आएंगे, जिसे ब्रेवियस लेटिस के नाम से जाना जाता था। अब आता है केंद्रक वाला। तो केंद्रक वाला हमने 3 बताया था, है ना। एक था बॉडी सेंटर, एक था फेस सेंटर और एक था इंड सेंटर। याद है? बॉडी सेंटर में क्या होता है? कोना पर परमाणु और केंद्र पर परमाणु रहता था, है ना। फेस सेंटर पे क्या होता था? कोना पर परमाणु रहेगा और फलक के केंद्र पे रहेगा। और इंड सेंटर में क्या हुआ था? कोना पर परमाणु रहेगा और कहाँ रहेगा? विपरीत फलक पर 2 गो रहेगा। विपरीत 2 फलकों पर रहेगा। कितने फलकों पर? 2 फलकों पर रहेगा। इसी के तहत आप आगे जाकर पढ़े थे एसएससी, बीसीसी, एफसीसी, एचसीपी, एनएसीएल और क्या पढ़े थे? सीएससीएल। ये आपका टोटल आया हुआ था, ठीक है। अब इनमें जो हम आपको याद करवाए थे वो याद कर लीजिए। एसएससी, बीसीसी, एफसीसी, एचसीपी और क्या? एनएसीएल और लास्ट में सीएससीएल। सबसे पहले आपको याद होगा जेड का वैल्यू बताए थे, तो कितना बताए थे? 12, 46, 41। आपसे पूछेगा कुल संख्या, इस बार भी पूछा था। तो एसएससी का कुल परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? बीसीसी में कुल परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? इस तरीके से पूछेगा। उसके बाद आया था कोऑर्डिनेशन नंबर। हमने बताया था, याद कर लीजिएगा, 68, 12, 12, 68। अभी अभी ये दोनों का हमने बताकर आया है, एनएससीएल और सीएससीएल का। और ये पहले भी बता चुके हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर समन्वय संख्या वह होती है जो किसी एक परमाणु को जितने परमाणु टच करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर। तो एसएससी में एक परमाणु को 6 परमाणु टच करता है, तो याद रखिएगा। उसके बाद आपका बताए थे पैकिंग फ्रैक्शन, याद रखिएगा 52% होता है, ये 52.4 होता है। 68% होता है, 74% होता है और 74% इन दोनों का ज्ञात नहीं किया जा सकता। इस तरीका से याद रखिएगा। आर का रिलेशन बताए थे a/2 √3 क्या बताए थे? 2a √2। इसका बताए थे √2a क्या बताए थे? 2 बताए थे। इसका a/2 इन दोनों का छोड़ दीजिए। घनत्व के बारे में आपको बताए थे, d बराबर सबके लिए फॉर्मूला होता है ZM डैश बाई क्या होता है? Na³ होता है। इस बार आपसे पूछा था कि बीसीसी के लिए कितना होता है डी का वैल्यू। तो बीसीसी के लिए जेड का वैल्यू कितना होता है? 2 होता है, तो यहां पर 2 रख देंगे तो डी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2mNa³। यही आपका ऑप्शन में ढूंढना था। जितना जेड रहेगा यहां से देख कर लिख लीजिएगा, यही आपका क्या हो जाएगा? इस तरीका से। उसके बाद हमने NaCl और CaCl के बारे में आज चर्चा किया। अब इन्हीं पर आधारित आज कुछ क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, देखते हैं कि किस तरह के बोर्ड के एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। आज हम लोग इसके बारे में सीखते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन कुछ रिलेटेड हम लोग देखते हैं, इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव। ये जो क्वेश्चन हमने लाया है इसी टाइप का सवाल आपको बिहार बोर्ड में पूछा जाता है और बहुत आसानी से आप इसका आंसर दे पाएंगे, ठीक है। इसमें से एक और सेशन हो चुका है क्वेश्चन का, इसके पहले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं ऑब्जेक्टिव का। इसमें आपको किससे रहेगा? दोष। अच्छा, डिफेक्ट वाला वहां पे बताना भूल गए। जो डिफेक्ट था वो आप जानते होंगे। डिफेक्ट के बारे में क्या क्या डिफेक्ट हमने बताया था, आपको याद है? डिफेक्ट के बारे में हमने बताया हुआ था। डिफेक्ट कितने प्रकार का होता था तो आपको याद होगा, किसी भी ठोस में जो दोष होता है, किसी भी ठोस में जो दोष होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो ठोस में दोष किसे कहते थे बताए थे? डिफेक्ट का मतलब क्या होता था कि जब परमाणुओं की सजावट में कुछ गड़बड़ी आ जाए तो उसे डिफेक्ट कहते हैं। हम लोग को पढ़ना था बिंदु दोष के बारे में। बिंदु दोष का मतलब होता है कि जब परमाणु कहीं कहीं से गायब होगा तो बिंदु दोष कहते हैं। ये 3 प्रकार का बताए थे, याद होगा। एक को बताए थे स्टाइक्यूमेट्री दोष, याद होगा आप लोग को। स्टाइक्यूमेट्रिक दोष बताए थे। एक को बताए थे नॉन स्टाइक्यूमेट्री दोष और एक को बताए थे अशुद्धि दोष, है ना। अशुद्धि दोष के बारे में बताए थे। स्टाइक्यूमेट्री में मेनली 2 पढ़ना था। एक का नाम था साटकी दोष, एक का नाम था क्या? साटकी, और एक का नाम था क्या? फ्रैंकेल। क्या था? फ्रैंकेल। और नॉन स्टाइक्यूमेट्री में क्या नाम था? ये पूरा हो गया। नॉन का मतलब 2 था। एक का नाम था धातु अधिक, याद होगा, धातु अधिक दोष कहते हैं।
और एक को बोलते हैं धातु न्यूनतम दोष। ये दो यहाँ और एक अशुद्धि दोष है ना। साटकी दोष में आपको बता चुके हैं कि साटकी दोष में कैसे आप उसको पहचानिएगा। तो साटकी दोष तब पाया जाता है जब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो, ऊंच हो। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो, हाई हो। दूसरा, आयन का आकार बराबर हो। आयन का क्या आकार बराबर हो, लगभग केटायन और एनायन। घनत्व क्या हो जाता है, घट जाता है। घनत्व क्या हो जाता था, घट जाता था। इसमें समान संख्या में आयन बाहर निकल आते थे, ठीक है ना। जैसे NaCl में पाया जाएगा, CaCl में पाया जाएगा, इस तरीका से। फ्रैंकेल दोष के बारे में क्या बताए थे आप लोगों को, तो फ्रैंकेल दोष जो होता था इसमें तब पाया जाएगा जब निम्न कोऑर्डिनेशन नंबर हो, ठीक है ना। दूसरा क्या बताए थे कि इसमें आयन का आकार क्या हो, आयन के आकार में अंतर हो। आयन के आकार में क्या हो, अंतर हो। याद होगा आप लोग को, अंतर का मतलब केटायन और एनायन में क्या हो, बहुत ज्यादा अंतर हो, इस तरीका से, ठीक है ना। तो एनायन बड़ा हो, केटायन छोटा हो, तब ये दोष पाया जाता है। इसके कारण घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है, घन तो जैसे के तैसे रह जाता है, ठीक है। अच्छा, ये तब पाया जाएगा जब जैसे AgBr हो। हमने ये भी बता रखा है कि AgBr में दोनों दोष पाया जाता है, ठीक है ना। AgCl हो, जब केटायन और एनायन में बड़ा साइज हो, Ag बहुत बड़ा हो, छोटा होगा, और क्लोरीन क्या होगा, बड़ा होगा। तो उस तरीका से फ्रैंकेल दोष था। उसके बाद आया था धातु अधिक्य और धातु न्यूनतम। धातु अधिक्य के बारे में आपको बताए थे, नमक का उदाहरण बताए थे। धातु अधिक्य दोष तब पाया जाएगा जब क्या होता है कि केटायन अपने जगह पर रहे और एनायन बाहर आ जाए। तो सोडियम क्लोराइड के नमक के ऊपर से कौन सा वेपर गुजारते थे, तो सोडियम वेपर जब गुजारते थे तो इसमें से क्लोरीन बाहर आ जाता था और ये अपने जगह खाली कर देता था, और इस जगह पर आकर कौन भरता था, इलेक्ट्रॉन। उसे हम F सेंटर के नाम से जानते थे, और इसी वजह से ये रंग बन जाता था। और धातु न्यूनतम दोष में क्या बताए थे कि जब वैसा पर धातु जो अपनी ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ा पाए, जैसे 2+ है वो 3 कर ले, ठीक है, तो वो धातु ये शो करते हैं। उसमें क्या होता था कि धातु एक गायब हो जाता था, और जो धातु रहता था वो अपना ऑक्सीकरण अवस्था बदल देता था। और इंप्यूरिटी दोष में हम बताए थे, अर्धचालकों के बारे में चर्चा किया था। अर्धचालक 2 प्रकार के होते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम में जब हम धातु मिलाते हैं तो क्या होता है, उस स्थिति में आप जानते हैं उस अर्धचालक जो है चालक बन जाता है, और चालक बन जाता है, और उससे क्या हो जाता है, विद्युत धारा प्रवाहित होता था। अशुद्धियां मिलाने के कारण से P टाइप और N टाइप होता था। हालांकि वो फिजिक्स में और डिटेल में पढ़ेंगे आप, किसके बारे में, सेमीकंडक्टर का एक पूरा पार्ट है, वहां पे पढ़िएगा आप लोग अच्छे से। आ जाते हैं क्वेश्चन बनाते हैं कि इसमें कौन एक एमॉर्फस, ये तो हमेशा आते रहता है, याद रखिएगा। 3 होते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। एक होता है कौन सा, ग्लास होता है। एक क्या होता है, ग्लास, ग्लास याद रखिएगा। दूसरा क्या होता है, रबर याद रखिएगा, रबर। तीसरा क्या होता है, प्लास्टिक। ये आप याद रखिए, इनको हम बोलते हैं अक्रिस्टलीय एमॉर्फस ठोस कहते हैं। बाकी सब जितने भी धातु होते हैं वो क्या हो जाते हैं, तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अक्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण है, रबर है। एफसीसी की बात किया जा रहा है। एफसीसी में कितने परमाणु की संख्या होती है, जेड का वैल्यू पूछा है। तो जेड का वैल्यू 12, 46, 41। ये था एसएससी, ये था बीसीसी, ये था एफसीसी। कितने होते हैं, 4 हो जाएंगे। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, 4 आंसर हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि एफसीसी के अंदर परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, 4 हो जाती है। फ्रैंकेल और साटकी दोष किस में पाया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। AgBr एक ऐसा है जो आयनिक ठोस जिसमें दोनों दोष पाया जाता है, फ्रैंकेल और साटकी दोनों दोष पाया जाता है, याद रखिएगा। ये एक्सेप्शन है, इसीलिए पूछा जाता है, ठीक है ना। उसके बाद आता है क्यूबिक क्रिस्टल में ब्रेवक जालक की संख्या कितनी होती है, तो 14 होती है। क्यूबिक में कितना होता है, 14। 7 होते हैं जो केवल कोना पे होते हैं, और 7 वैसे होते हैं जो कोना के अलावा भी कहीं कहीं परमाणु पाए जाते हैं, ठीक है ना। अगला, किसी क्रिस्टल के एकक कोष्टिका में परमाणुओं की संख्या यदि कितनी है, 2 हो, तो वह क्रिस्टल तंत्र क्या कहलाएगा। जिसमें परमाणु की संख्या कितनी हो, तो परमाणु की संख्या यानी जेड बराबर कितना हो, 12, 46, 41। आप देख सकते हैं जेड मतलब परमाणु की संख्या, कह रहा है 2 होना चाहिए, और अगर 2 होता है तो वो कौन सा होगा क्रिस्टल तंत्र, ये बोल रहा है। तो पहला होता है एसएससी, याद है आप लोग को। दूसरा होता है बीसीसी, तो कौन सा हो जाएगा, बीसीसी। तो बीसीसी में कितने परमाणुओं की संख्या होती है, 2 होती है, इसीलिए, ठीक है ना, 2 होती है। अगला सवाल पूछ रहा है आपसे
कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। फिर से वही आ गया, आप जानते हैं इसमें से कौन सा होगा। जो ग्लास आप देख रहे हैं ना, ग्लास, ये ग्लास का अलग अलग नाम होता है, उन्हीं ग्लास को हम क्या कहते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। ठीक है, अगला बीसीसी, यानी ये नाम आपको हो सकता है कंफ्यूज करे, लेकिन ये वाला जरूर दिया रहता है, हमने पहले ही बताया था, शॉर्ट फॉर्म एग्जाम में दिया जाता है इंग्लिश में। बीसीसी एकक कोष्टिका में संकुलन क्षमता कितनी होती है। संकुलन क्षमता का मतलब होता है पैकिंग फ्रैक्शन। कितना बताए थे, 52%, फिर क्या बताए थे, 68%, फिर कितना, 74%, फिर कितना, 74%। इसमें पहला होता है एसएससी, दूसरा होता है बीसीसी, तो कितना परसेंट हो जाएगा, 68% जो होता है भरा हुआ रहता है बीसीसी के अंदर। ठीक है, फिर कह रहा है कि निम्न में से किस दोष के कारण क्रिस्टल की घनत्व कम हो जाती है। तो हम अभी अभी चर्चा किए थे, साटकी दोष में शॉर्ट कर दीजिएगा, यानी परमाणु क्या कर दीजिएगा, कम कर दीजिएगा, जिस वजह से क्या हो जाएगा, उसकी घनत्व क्या हो जाता है, घट जाता है। फ्रैंकेल दोष में कुछ नहीं होता था, याद होगा आपको, परमाणु अपने ही जगह से हटकर दूसरे जगह चला जाता था। फ्रैंकेल दोष को और किस नाम से जाना जाता है। फ्रैंकेल दोष क्या था, तो फ्रैंक छोटा बच्चा हुआ करता था, छोटा बच्चा अपना जगह छोड़ के अंदर ही कहीं दूसरे जगह चला जाएगा, तो अंदर ही दूसरे जगह चला जाएगा तो उसे क्या कहेंगे, विस्थापन दोष कहेंगे, रिक्तिका दोष कहेंगे, नॉन स्टैक्यूमेट्री अशुद्धि दोष। तो कौन सा होगा, विस्थापन हो जाता है। ठीक है ना, वो डिसलोकेशन में चला जाता है, विस्थापित हो जाता है, एक जगह से उठकर दूसरे जगह केटायन चले जाते हैं, उसे हम बोलते थे फ्रैंकेल दोष के नाम से जानते थे। ठीक है, अगला सवाल पूछा जा रहा है, फ्रैंकेल दोष के कारण आयनिक ठोस में के घनत्व में क्या प्रभाव पड़ता है। तो अपरिवर्तित रहता है, घनत्व में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों, क्योंकि उसमें जो केटायन होते थे वो अपने जगह से हटकर अंदर ही कहीं चले जाते थे, ठोस से बाहर नहीं निकल पाते थे, तो इसमें अपरिवर्तित रहता था। ठीक है, अगला पूछ रहा है कि निम्न साटकी दोष मुख्य रूप से किन आयनिक ठोस में पाया जाता है। ये उस प्रकार के आयनिक ठोस में पाया जाता है जिसमें धनायन और ऋणायन का आकार लगभग क्या होता है, समान होता है। याद रखिएगा, जिसमें आयन बराबर हो, यानी केटायन और एनायन दोनों का आकार लगभग बराबर हो, तो उसमें साटकी दोष पाया जाएगा। और जिसमें केटायन छोटा हो और एनायन क्या हो, बड़ा हो, तो उसमें क्या पाया जाएगा, फ्रैंकेल दोष पाया जाएगा। तभी तो ये छोटा सा बच्चा की तरह कहीं इधर उधर चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का से इस सवाल का क्या हो जाएगा, जिसमें आयन का साइज क्या हो, बराबर हो। धातु अधिक के दोष उत्पन्न होने का कारण क्या है। धातु अधिक के दोष कब उत्पन्न होता था, तो आपको याद होगा, इसमें रीन आयन जो सोडियम क्लोरीन के अंदर जब सोडियम वेपर को पास कराते थे, तो क्लोरीन जो होता था अधातु, वो निकलकर बाहर चला जाता था, तो क्या हो जाता था, रीन आयन के जगह पर रिक्तिका बन जाता था। एनायन जो होता था वो भाग जाता था, हट जाता था, और उसके जगह पर क्या बनता था, रिक्त स्थान बन जाता था। इस तरीका से हम कह सकते हैं कि धातु अधिक दोष। और उसी रिक्त स्थान पर कौन आके भरता था, इलेक्ट्रॉन भरता था। कौन भरता था, इलेक्ट्रॉन। याद है, उस इलेक्ट्रॉन को किस नाम से जानते थे, एप सेंटर के नाम से। ये 2 नंबर के लिए आपसे पूछा जाता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। पूछेगा कि एप सेंटर किसे कहते हैं, तो आप कहिएगा कि जब क्या होता है, किसी आयनिक ठोस को जब गर्म करते हैं, किसी सोडियम वेपर के उपस्थिति में, सोडियम की उपस्थिति में नमक को गर्म करते हैं, तो उसमें से क्या होता है, क्लोरीन ऋणायन जो होता है वो गायब हो जाता है, भाग जाता है और खाली जगह बनाता है। और उसी खाली जगह पर कौन आता है, इलेक्ट्रॉन आके भर जाता है। उस इलेक्ट्रॉन को कहते हैं एप सेंटर, और इसी इलेक्ट्रॉन के कारण वो रंगीन बन जाता था, उसमें रंग आ जाता था, जिस एप सेंटर के कारण से। इसके बारे में और डिटेल में बताया गया है जब पढ़ाया गया था। ठीक है, साटकी दोष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसमें आयन अपने जालक बिंदु को छोड़कर अंतराकाशी नहीं, अंतराकाशी स्थान पे नहीं जाते थे। याद होगा, ये अंतराकाशी पे नहीं जाते थे, ये क्या होते थे, पूरा ही ठोस के बाहर चले जाते थे। इसमें क्या होता था, धनायन और ऋणायन समान संख्या में अपने जालक स्थल से गायब हो जाते थे। बिल्कुल सही बोल रहा है, गायब हो जाते थे, इसीलिए इस दोष को कहते थे साटकी, यानी छोटा कर देना। ठीक है ना, कह रहा है इस दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व बढ़ जाता है, नहीं बढ़ता नहीं है, घट जाता है। यह दोष मुख्य रूप से उन आयनिक यौगिक में पाया जाता है जहां धनायन और ऋणायन के आकार में बहुत अंतर हो। नहीं,
अंतर नहीं होना चाहिए था, आकार क्या होना चाहिए था, दोनों का बराबर होना चाहिए था और बराबर संख्या में बाहर आ जाता, घनत्व घट जाता, तो ये इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका सही आंसर होगा, बाकी सब क्या होगा, गलत हो जाएगा। कह रहा है जब NaCl को क्या करते हैं, सोडियम वाष्प के वातावरण में गर्म किया जाता है तो यह पीला क्यों दिखाई देता है। अभी अभी हमने समझाया था किसके कारण से, एफ सेंटर के कारण से। और एफ केंद्रक केंद्रक होता है, एफ केंद्रक का मतलब क्या होता है, फंसे हुए इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन आकर वहां क्या हो जाता है, जब क्लोरीन गायब होता था वहां फंस जाता था। ठीक है, अब आता है जेडेनो, जिंक को गर्म करने पर पीला हो जाता है, यह किस दोष का क्या है, उदाहरण है। तो ये कहते हैं धातु अधिक के दोष, इसको क्या कहते हैं, धातु अधिक के दोष। याद रखिएगा, धातु अधिक दोष और धातु न्यूनतम दोष। हमने बताया था कि वैसे धातु जो अपनी ऑक्सीकरण अवस्था बदल दे, जैसे आयरन 2+ ये कभी भी आयरन 3+ में बदल जाएगा। निकेल जो होता है 2+, ये अपना Ni3+ में बदल जाएगा। ठीक है ना। जिंक जो होता है 2+, ये कभी भी जिंक 3+ नहीं होता है, इसीलिए ये अपनी ऑक्सीकरण अवस्था नहीं बदलने के कारण से इसमें न्यूनतम वाला नहीं पाया जाएगा। न्यूनतम वाला कब पाया जाएगा, जो आयन अपनी या जो धातु अपनी ऑक्सीकरण अवस्था बदल दे। तो जिंक ऑक्साइड को जब गर्म करते थे ना, तो जिंक और ऑक्साइड ये गर्म करने पर ऑक्सीजन गायब हो जाता था। ठीक है, और इसके जगह पर आके बैठता था इलेक्ट्रॉन, और उसी इलेक्ट्रॉन के कारण से ये रंग हो जाता था इसमें। और जब ठंडा करते थे तो फिर वो इलेक्ट्रॉन गायब होकर वहां परमाणु ऑक्सीजन वातावरण से आता था और उस स्थिति में वो फिर सफेद बन जाता था। तो गर्म जिंक ऑक्साइड पीला होता है इलेक्ट्रॉन के कारण, और ठंडा करने पर फिर सफेद हो जाता है क्योंकि ऑक्सीजन फिर वापिस आ जाता है। ठीक है ना। कह रहा है कि धातु न्यूनतम दोष सामान्यतः किस प्रकार के यौगिक में पाया जाता है, उस प्रकार के यौगिक में पाया जाता है जिसका ऑक्सीकरण अवस्था क्या हो, परिवर्तनशील होते रहे, परिवर्तन यानी बदलते रहे। जिसका ऑक्सीकरण अवस्था बदलेगा उसमें ये धातु न्यूनतम दोष पाया जाएगा। ठीक है, अगला सवाल पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस यौगिक में धातु न्यूनतम दोष पाया जाएगा। देखिए, सोडियम हमेशा फिक्स है कि सोडियम क्या बनेगा, प्लस और क्लोरीन माइनस। सोडियम कभी भी 2+ के रूप में नहीं आता है। ठीक है ना, नहीं पाया जाएगा। यानी इसमें जो धातु है सोडियम, ये अपनी ऑक्सीकरण अवस्था नहीं बदल पाता है। इसमें देखिए जिंक और ऑक्साइड है, तो जिंक 2+ और ऑक्सीजन 2- है। जिंक कभी भी अपनी ऑक्सीकरण अवस्था 2+ से 3+ में नहीं बदलता है। आप जाकर आगे चलकर पढ़ेंगे डी ब्लॉक, वहां बताएंगे ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में बताएंगे कि जब ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो अक्रिय गैस के जैसा इसकी संरचना मिल जाती है और इसका पूरा पूरा ऑर्बिट फिल हो जाता है। Fe का बार बार हम चर्चा कर रहे थे कि Fe2+ और O2- यहाँ पर है। ये जब चाहे तो ये अपनी ऑक्सीकरण अवस्था क्या बना लेगा, 3 बना लेगा। वैसा धातु जो अपनी ऑक्सीकरण अवस्था, ये जो चार्ज है इसको ऑक्सीकरण अवस्था कहते हैं, ये बदल लेगा तो उसमें पाया जाता है धातु न्यूनतम दोष। क्या पाया जाता है, धातु न्यूनतम दोष। KCl का वही कहानी है, K+ कभी भी K2+ में नहीं बदल पाइएगा, ये नहीं बदलता है। तो ये भी नहीं बदलता है, ये जिंक भी नहीं बदलता है, सोडियम भी नहीं बदलता है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, FeO। बार बार आएगा इस तरह के सवाल, कंफ्यूजन करेगा, याद रखिएगा। अगला है एफ केंद्रक वास्तव में है क्या, तो बार बार बताएं, एक क्या है, इलेक्ट्रॉन है, एक खास करके एक इलेक्ट्रॉन है, और ये कहां पर आता है, तो उस जगह पर आता है जहां पर पहले क्या हुआ करता था, एनायन यानी ऋणायनिक रिक्तिका के जगह पर आके भरता है। ऋणायन मतलब एनायन होता है, वो जब गायब होता है तो रिक्त बनता है, उसी जगह पर कौन भरेगा, इलेक्ट्रॉन। क्योंकि ऋणायन मतलब होता है माइनस, और इलेक्ट्रॉन पर भी होता है माइनस। एक माइनस गायब होगा, एक माइनस आके भर जाएगा। हालांकि ये है अधातु और ये तो आपका पार्टिकल है, छोटा सा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, आप जानते होंगे। ठीक है ना। आगे आता है धातु अधिक दोष वाले क्रिस्टल विद्युत के प्रति कैसा व्यवहार दर्शाते हैं। धातु अधिक जब होते हैं तो वो विद्युत के तरह, विद्युत के धातु अधिक में क्या हुआ था, एक इलेक्ट्रॉन आके भर गया था। क्या भर गया था, इलेक्ट्रॉन। अब जब इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन इसमें जब आएगा तो इसकी चालकता और बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगा, चालकता बढ़ जाएगा। आप आगे जाकर पढ़िएगा, जब सेमीकंडक्टर 2 टाइप का होता है, एक एन टाइप होता है और एक पी टाइप होता है। ठीक है ना, हमने एक बार चर्चा भी किया था, फिर से चर्चा कर दिया जाएगा। जब पेरियोडिक टेबल में इसमें जाकर आप जब देखिएगा पेरियोडिक टेबल के, ठीक है ना,
13 ग्रुप के परमाणु देखिएगा तो ये है, 14 का देखिएगा तो इसमें आपको ये मिलेंगे, 15 का देखिएगा पीरियोडिक टेबल में जब ग्रुप ने जाकर ढूंढिएगा तो आपको मिलेगा ये सब तत्व। ठीक है, ठीक है, इस तरीका से मिलेगा। और भी होते हैं, हम समझने के लिए बता रहे हैं। ये आपका सेमीकंडक्टर है, क्या है ये? अर्धचालक है। इसकी एक खास बात है, ये जब ठंडा रहेगा ना तो विद्युत का कुचालक हो जाएगा, और जब गर्म करेंगे बहुत ज्यादा तो ये सुचालक बन जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है अर्धचालक। अर्धचालक मतलब कभी विद्युत धारा प्रवाहित कराएगा, कभी नहीं कराएगा। कब कराएगा? जब गर्म होगा। ठंडा रहेगा तो कुचालक हो जाएगा। तो ये तो बड़ी समस्या हो गई, ठीक है ना, सिलिकॉन के बारे में। तो इसमें क्या किया गया? अशुद्धियां मिलाया गया। क्या मिलाया गया? अशुद्धियां। बहुत कम मात्रा में डोपिंग किया गया। अशुद्धियां मिलाने की प्रक्रिया को डोपिंग कहते हैं, ठीक है ना। तो इसमें सिलिकॉन और जर्मेनियम में क्या मिलाया गया? अशुद्धियां। अब अशुद्धियां क्या मिलाया जाए? तो जब 13 ग्रुप को मिलाया जाता है, कोई भी एलिमेंट लेके इसके अंदर मिलाया जाता है तो इसको ट्राईवैलेंट कहते हैं। ये ट्राईवैलेंट होते हैं, ठीक है ना। इसकी वैलेंसी 3 होती है। और ये पेंटावैलेंट होते हैं। पेंटावैलेंट का मतलब होता है पंच संयोजित तत्व होते हैं। तो जब 13 ग्रुप के बोरोन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, गैलियम होगा, इनमें से जब कुछ इसमें मिलाया जाता है ना तो इसके अंदर खाली स्थान बच जाता है, जिसको हम कहते हैं होल। और होल एक तरह से क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज की तरह व्यवहार करता है। तब सिलिकॉन के अंदर जब इनमें से कुछ मिलाया जाएगा तो इसमें होल क्रिएट होता है, और होल एक तरह से पॉजिटिव चार्ज के जैसा बिहेव करता है, यानी उसमें अब चार्ज आ जाएगा और ये विद्युत का सुचालक बन जाएगा। तब गर्म करने की कोई झंझट नहीं है। और जब इसमें से कुछ मिला देते हैं ना तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? फ्री इलेक्ट्रॉन। और डिटेल में इसके बारे में आप पढ़ेंगे फिजिक्स में। तो जब पेंटावैलेंट वाले कोई तत्व को अशुद्धिया के रूप में सिलिकॉन और जर्मेनियम में मिलाएंगे तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, और जैसे फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा तो ये कंडक्टर बन जाएगा। तो अब सवाल आपसे पूछ रहा है कि धातु अधिक के दोष वाले क्रिस्टल विद्युत के प्रति कैसा व्यवहार करते हैं। तो चूंकि धातु अधिक वाले में हमने बताया था, सोडियम क्लोराइड को गर्म किया था तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन आया था, तो इसमें पाया जाता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त क्या पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन। और मुक्त इलेक्ट्रॉन जिसमें पाया जाता है उसे एन टाइप कहते हैं। क्या कहते हैं? एन टाइप। और जिसमें होल पाया जाता है उसको कहा जाता है क्या? पी टाइप। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? तो एन टाइप के अर्धचालकों के जैसा ये बिहेव करता है। याद रखिएगा, एफ केंद्रक होता है धातु अधिक के दोष में, और उसमें क्या होता है? एन टाइप का हो जाता है, ठीक है। एफीओ क्रिस्टल में कुछ Fe2+ आयन जो होते हैं वो गायब हो जाते हैं, और इससे विद्युत उदासीन बनाए रखने के लिए Fe जो है वो 3+ में चला जाता है, बदल जाता है ऑक्सीकरण अवस्था। और इससे क्या होता है, ये क्या कर जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए, Fe गायब हो गया। पहले से जो Fe2+ था उसी ने क्या किया? अपना चार्ज बढ़ाया। नया कोई एटम आया नहीं, तो इसमें घनत्व क्या हो जाएगा? क्या कर रहा है क्रिस्टल में? क्रिस्टल का घनत्व तो बढ़ जाएगा? नहीं, घट सकता था। क्रिस्टल में धनायनिक रिक्तियां उत्पन्न होती है जिसे धातु न्यूनतम दोष कहते हैं। इसी को तो धातु न्यूनतम दोष कहते हैं, जिसमें अपना चार्ज हमेशा क्या कर ले? बढ़ा ले। तो इस तरह से इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये एन टाइप नहीं, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था। रंग पीला हो जाता है, नहीं, रंग का कोई खेल ही नहीं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन आया ही नहीं। आगे चलकर आप देखेंगे जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है वो पैरामैग्नेटिक होता है, वो रंगीन होता है। आप आगे चलकर केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, पी ब्लॉक में बताया जाएगा और सारी बातें। मुक्त इलेक्ट्रॉन का कितना सारा खेल है। जब किसी क्रिस्टल में धातु अधातु दोष अतिरिक्त अंतराकाशी धनायन के कारण होता है तो विद्युत उदासीन कैसे बनी रहती है? जब किसी क्रिस्टल में धातु अधिक के दोष तभी होता है जब उसमें से अधातु गायब होते हैं और उनके जगह पर एक मुक्त इलेक्ट्रॉन आकर बैठ जाता है, जिसको हम कहते हैं एफ सेंटर के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो एक ऋणायन क्रिस्टल को छोड़कर बाहर चला जाता है, पास के ही किसी अंतराकाशी स्थान में एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है, क्रिस्टल का आकार छोटा हो जाता है, कोई बदलाव नहीं होता है। जब किसी क्रिस्टल में धातु अधिक के दोष अतिरिक्त अंतराकाशी धनायन के कारण होता है तो विद्युत उदासीन कैसे बने रहता है? तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है? आ जाता है, और उसी को कहा जाता है क्या? एफ सेंटर कहा जाता है, ठीक है ना। यदि एक सघनन संकुलित संरचना, अब देखिए ये हिंदी है, अब ये इसका इंग्लिश है, सीसीपी कह सकते हैं इसको, एफसीसी के नाम ही होता है। एफसीसी को क्या बोलते हैं? सीसीपी भी बोल सकते हैं, ठीक है ना।
उसमें कह रहा है कि उसमें गोलों की संख्या n है। गोलों की संख्या का मतलब z बराबर कितना कह रहा है n। हालांकि हम जानते हैं ये 4 होता है, z का वैल्यू एफसीसी में कितना होता है 4 है। तो अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या कितनी होती है? देखिए रिक्तियां दो प्रकार का होता है, एक होता है चतुष्फलकीय रिक्तिका होता है जो कि 4 परमाणुओं के बीच का होता है, और एक होता है अष्टफलकीय जो कि होता है किसके 6 परमाणुओं के कारण होता है, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है ना, चाहे वो कुछ भी पूछे, चतुष्फलकीय हमेशा याद रखिएगा 2 इंटू परमाणु यानी जेड होता है। जितनी परमाणु की संख्या होगा उसका दुगुना इसमें चतुष्फलकीय रिक्तिका होगा, और अष्टफलकीय रिक्तिका हमेशा उतना ही होगा जितनी परमाणु की संख्या होगा, ठीक है। ये हमेशा इससे दुगुना होता है, चतुष्फलकीय हमेशा दुगुना होगा, अष्टफलकीय जितना परमाणु रहेगा उतना ही होगा। अब अगर हम कहते हैं कि परमाणु की संख्या 4 है तो चतुष्फलकीय में 4 को 2 से गुना कीजिएगा तो 8 हो जाएगा। इसमें अगर निकालना चाहेंगे तो 4 जितना है उतना ही इसका आंसर होगा, लेकिन 4 नहीं कह रहा है, वो कह रहा है n है। तो n है तो इसको 2 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 2n आ जाएगा। और जो ये n है ये किसका आ जाएगा, कौन सा पूछ रहा है, चतुष्फलकीय नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है आपसे अष्टफलकीय का। अष्टफलकीय में जितने परमाणु होते हैं वही इसका आंसर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा, चतुष्फलकीय का हो जाएगा, ठीक है। चतुष्फलकीय में कितना होता है, दुगुना कर दिया जाएगा, जितने परमाणु रहेंगे उसके दुगुना हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। एक क्रिस्टल जालक में चतुष्फलकीय रिक्तिका आ गया। चतुष्फलकीय रिक्तिका की कुल संख्या अष्टफलकीय रिक्तिका की कुल संख्या से कितनी गुनी होती है? अभी अभी हमने बताया था कि जितनी संख्या रहेगा उसको कितना से गुना कीजिएगा, 2 से गुना कीजिएगा, तो ये आएगा चतुष्फलकीय। और अष्टफलकीय में जितनी संख्या रहती है उतना ही लिखिएगा। तो ये है अष्टफलकीय और ये है चतुष्फलकीय। ये इससे कितना गुना है, 2 गुना है, तो क्या हो जाएगा 2 गुना इसका आंसर हो जाएगा। हमेशा याद रखिएगा चतुष्फलकीय 2 गुना कर देना है किससे, अष्टफलकीय से, ठीक है। जितनी परमाणु की संख्या रहेगा उससे दुगुना। एक चतुष्फलकीय रिक्तिका टेट्राहेड्रल वॉइड कितने परमाणु से घिरे होते हैं? अभी तो बताए थे, और चतुष्फलकीय में 4 परमाणु होते हैं। चतुष्फलकीय में कितने परमाणु होते हैं, 4 परमाणु होते हैं। कैसे रखा जाता था, तो 3 परमाणु को त्रिभुज के तीनों शीर्ष पे रख दीजिए, इस तरीका से एक समबाहु त्रिभुज है, इसके तीनों शीर्ष पे रख दिया गया, और एक परमाणु को कहाँ रखा जाएगा, ठीक इसके बीच में। ये सब फुटबॉल जैसा आकृति है और इसके बीच में, तो यहाँ बीच में जब रखेंगे ना तो यहाँ बीच में कहीं गैप बनेगा, उसी गैप को कहा जाता है चतुष्फलकीय रिक्तिका। तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है, 4 होती है। याद रखिएगा कितना होता है, 4 होता है, ठीक है। एक अष्टफलकीय रिक्तिका को बनाने के लिए कितने गोलों की आवश्यकता होती है, तो अष्टफलकीय में 6 होता है। 6 कैसे होता था, तो 4 परमाणु किसी वर्ग पे रखिए, वर्ग के कोना पर, तो ये 4 हो गए, ठीक है। ये वर्ग हो गया, वर्ग के 4 कोना पर 4 परमाणु रख दिया। एक परमाणु एग्जैक्ट ये जो मेरा हाथ है इसके पीछे साइड में, इसके पीछे यहां पे रखेंगे, तो ये रख दिया, और एक परमाणु इधर से रखेंगे इस तरीका से, है ना, सैंडविच की तरह दबाएंगे, एक पीछे और एक सामने से। कितने होंगे, 6 परमाणु, 1 2 3 4, एक इसके पीछे और एक इसके आगे। तो जब ऐसे रखेंगे तो यहाँ बीच में कहीं गैप बनेगा, जिसको कहा जाता है अष्टफलकीय रिक्तिका। कितने इसमें संख्या होता है परमाणुओं की, 6 परमाणु से मिल के बनता है, ठीक है ना। उसके बाद आता है एक घनीय रिक्तिका भी बताए थे 8 परमाणु में। एक एफसीसी जालक में प्रति इकाई सेल अष्टफलकीय और चतुष्फलकीय रिक्तिकी की संख्या कितनी, एफसीसी का जेड कितना होता है, तो जेड का फॉर्मूला याद है आप लोग को, 12 46 41। पहला वाला था एसएससी, दूसरा था बीसीसी, एफसीसी का कितना था 4। अब आपसे पूछ रहा है चतुष्फलकीय कितना होगा, चतुष्फलकीय अभी बताए हैं दुगुना कर दीजिएगा, चतुष्फलकीय क्या कर दीजिएगा, दुगुना कर दीजिएगा। 4 है तो कितना हो जाएगा 8, और अष्टफलकीय पूछेगा तो कितना हो जाएगा, जितना रहेगा परमाणु उतना ही, कितना है 4, तो 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या पूछा है, पहले कौन सा पूछा है, तो प्रति इकाई अष्टफलकीय पहले पूछा है, तो अष्टफलकीय पहले 4 होगा, फिर चतुष्फलकीय 8 होगा, तो पहले 4 फिर 8, कौन सा आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। कैसे बनाया, दुगुना कर दीजिएगा, चतुष्फलकीय में जितने परमाणु होते हैं उसका दुगुना हो जाएगा, अष्टफलकीय में उतना ही हो जाएगा। ये बहुत ही खूबसूरत सा एक सवाल है। यदि किसी यौगिक के तत्व Y के परमाणु CCP में है, ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा, इस तरह के सवाल आपको, है ना, बढ़िया बढ़िया एग्जाम में देखने को मिलता है, बहुत आसानी से बनाइएगा। कह रहा है कि कोई ठोस है जिसमें एक Y परमाणु है और एक X परमाणु है,
और उनका फॉर्मूला पूछ रहा है कितना होगा। ठीक है, तो जैसे हम मान लीजिए कि एक नमक का बात करते हैं, तो नमक के अंदर बनता है Na और क्या बनता है Cl, तो इसका सूत्र होता है NaCl। इस तरह से यही चीज ये बोल रहा है कि एक ठोस है जिसमें एक X परमाणु है और एक Y परमाणु है, लेकिन एक खास बात यह है कि ये Y है, इसकी CCP में संरचना है। CCP का मतलब होता है FCC, और FCC का Z कितना होता है, 4 होता है। और तत्व X जो है वो क्या होता है, चतुष्फलकीय रिक्तिका को भरते हैं। CCP में चतुष्फलकीय रिक्तिका कितनी होती है, CCP में चतुष्फलकीय रिक्ति होती है 8, अभी ना बताए थे 8। इसका मतलब हो जाएगा Y का वैल्यू हो जाएगा 4 और X का वैल्यू हो जाएगा 8। इसको काटिएगा तो Y का वैल्यू 1 हो जाएगा और X का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। कैसे, एक बार और, आपको कह रहा है कि जो Y है वो CCP में है, तो Y का कुल परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी, Z बराबर 4, यानी Y की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। अब अगर हम आपसे बोले CCP में चतुष्फलकीय रिक्तिका कितनी होती है, तो CCP का जो Z जितना है ना उससे 2 से गुना कीजिएगा ना, तो कौन सा रिक्तिका निकलेगा, अष्टफल चतुष्फलकीय रिक्तिका, और उसी रिक्तिका पर भर गया है कौन, खाली जगह पर X, तो X का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, अब इन दोनों को सजाकर काट कर बनाया तो क्या आया, Y1 और X2, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से सवाल आपसे पूछा जाता है। इसमें और भी इस तरह से सवाल पूछ सकता है कि अगर मान लीजिए आपसे कहेगा कि X जो है वो BCC में है और Y जो है वो FCC में है, तो बताइए इसका सूत्र कितना होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, हमें पता है कि जो BCC होता है उसका Z कितना होता है, 2, और जो FCC होता है उसका 4। अब रख दीजिए, X के जगह पर कितना रखेंगे, 2, और Y के जगह पर रखेंगे 4। इससे इसको काटेंगे तो X 1 हो जाएगा और Y कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस तरीका से इसका सूत्र बना। ठीक है, हमें सारा खेल किसका है, Z का है। Z हम पहले ही बता चुके हैं, शुरू क्लास में आपको ट्रिक बनाकर सारा चीज याद करवाया गया है, आप उसको ध्यान से याद करिए। बहुत छोटे कम टाइम में आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि आपको हो सकता है कि उसका परिभाषा नहीं पता हो, लेकिन उसके बारे में आप बता सकते हैं, परिभाषा इससे पूछा नहीं जाता है। अष्टफलकीय रिक्तिका की त्रिज्या देखिए, हमने आपको पिछले क्लास में बताया हुआ था, चतुष्फलकीय का जो R होता है वो 0.225 R होता है और अष्टफलकीय का होता है 0.414 होता है। याद रखिएगा, ये पूछा जाता है, ये रिलेशन पूछा जाता है। क्या है ये एक बार और बता देते हैं। अगर हम चतुष्फलकीय का डायग्राम बनाएंगे, अभी अभी हमने आपको बताया था कि एक 3 परमाणु को ऐसे रख दीजिएगा और एक परमाणु इसके ऊपर रखिएगा, तो यहाँ गैप बनेगा। उस गैप में एक परमाणु भरेंगे छोटा सा जिसकी त्रिज्या R है, और ये जो बड़ा सा परमाणु है इसकी त्रिज्या R है। इन दोनों का क्या रिलेशन है, यही रिलेशन है। तो आपसे पूछा हुआ है किसके बारे में, अष्टफलकीय का, 414R हो जाएगा। याद कर लीजिएगा, 2 है, दोनों में से पूछा जाता है। फिर आगे पूछ रहा है चतुष्फलकीय रिक्तिका के लिए त्रिज्या का अनुपात, अभी तो बताए थे R इक्वल टू कितना होता है, 0.225, तो R होता है, इसको इधर ले आइएगा तो R बाई R इक्वल टू हो जाएगा 0.225 हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं, हीरा और ग्रेफाइट किस प्रकार के ठोस के उदाहरण हैं। ये नेटवर्क ठोस के उदाहरण हैं। सहसंयोजक नेटवर्क ठोस याद रखिएगा, जिसमें से हीरा कुचालक हुआ था, सबसे कठोर तत्व है, और ग्रेफाइट जो होता था सुचालक होता था। अभी थोड़ा देर पहले चर्चा किए थे, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या कहते हैं, शुष्क बर्फ कहते हैं। इतना कमजोर ये ठोस है कि ये हवा लगते ही ये गायब हो जाता है। जैसे बर्फ कैसा होता है, देखने में ठोस है, लेकिन जैसे फ्रिज से बाहर निकालिएगा तो पानी बन जाता है, क्योंकि उसको टेम्परेचर क्या होता है, रूम टेम्परेचर में भी वो ठोस नहीं बन पाता है। सबसे दुर्बल ठोस का नाम क्या है, आयनिक ठोस होता है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक होता है। अच्छा, सोडियम क्लोराइड जो होता है ना, आयनिक ठोस होते हैं। आयनिक ठोस का एक खास बात है, आयनिक ठोस जो होते हैं ठोस अवस्था में, ठीक है, इसमें आयन नहीं होते हैं। अच्छा, आप जानते हैं विद्युत धारा प्रवाहित कराने के लिए, करंट को फ्लो कराने के लिए क्या क्या आवश्यक है। जैसे मान लीजिए ये जो मार्कर है, इसके अंदर से करंट फ्लो करेगा कि नहीं, इसके लिए 3 शर्तें हैं। ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा। इसमें 3 शर्तों में से कोई एक शर्त का पालन करेगा तो ये विद्युत धारा इसके अंदर से प्रवाहित होगा। सबसे पहला कंडीशन है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। क्या होना चाहिए,
मुक्त इलेक्ट्रॉन। अगर इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन है तो ये विद्युत धारा को, करंट को फ्लो करेगा, है नहीं, इधर इधर से तार जोड़ देंगे, इधर बल्ब जोड़ देंगे तो जलेगा। दूसरा है इसमें आयन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आयन। आयन का मतलब होता है प्लस और माइनस, ठीक है ना, प्लस दिखे और माइनस दिखना चाहिए, ठीक है, अलग अलग। और तीसरा होता है जो सेमीकंडक्टर में आप जानते हैं, इसमें होल होते हैं। क्या होते हैं? होल, रिक्तिका पाया जाता है, ये पॉजिटिव चार्ज की तरह होता है। तो या तो किसी पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन हो तो विद्युत का सुचालक होगा, या आयन हो तो भी विद्युत का सुचालक होगा, या होल हो तो भी सुचालक होगा। अब बात करते हैं NaCl का। जो नमक होता है ना ठोस अवस्था में, इनमें ना तो फ्री इलेक्ट्रॉन है, ना तो इसके अंदर आयंस हैं, और ना ही इनके अंदर होल है, ठीक है। इन तीनों में से कोई भी शर्त का पालन नहीं कर रहा है, इसीलिए ठोस नमक से जब विद्युत धारा को प्रवाहित कराएंगे तो इधर करंट प्रवाहित नहीं होगा। जैसे ही इसको द्रवित अवस्था में लाएंगे, पिघला देंगे या जल में डाल देंगे, अगर इसको जल के अंदर डुबो देंगे तो ये टूट जाता है अपने आयन में। क्लोरीन और सोडियम अपने अपने आयंस में टूट जाते हैं। इसका मतलब इनमें क्या आ गया? आयन। अब ये आयन आ गया, अब इसमें करंट को फ्लो कराइएगा तो करंट इससे क्या होगा? फ्लो करना शुरू हो जाएगा। आपको समझ में आया? अगर ये प्लास्टिक है मार्कर, इसमें करंट तो फ्लो नहीं करता है, आप भी जानते हैं नहीं करता है, ठीक है। कोई पूछ दे क्यों नहीं करता है तो आप यही बताइएगा ना कि किसी भी वस्तु से करंट तभी फ्लो करेगा या तो उसके अंदर क्या हो? मुक्त इलेक्ट्रॉन हो, जैसे धातु होते हैं, धातु के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन भर भर के पाया जाता है, या आयंस होते हैं, या क्या हो? होल्स। ये होल्स आपको यहां नहीं समझ में आ रहा होगा, सेमीकंडक्टर में जाइएगा तो पता चलेगा, जब पी टाइप के सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे तब। तो कहानी ये है कि जो ठोस अवस्था में जो है सोडियम क्लोराइड, ये विद्युत का क्या है? कुचालक है। लेकिन जैसे इसको द्रवित अवस्था में लाते हैं, जलीय विलयन में या पिघली हुई अवस्था में लाते हैं, यानी चम्मच में रख के इसको पिघला दे गर्म करके या पानी में डाल दें, तो ये विद्युत का सुचालक बन जाता है। इसका क्या कारण है? तो पिघली हुई अवस्था में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। जब इसको पानी में डालते हैं तो क्या मिलता है? आयंस मिलते हैं। पिघली हुई अवस्था में आयन गति करने लगते हैं। हाँ, ये सही है। आयन क्या होते हैं? स्वतंत्र हो जाते हैं, गति करने लगते हैं। ठोस अवस्था में सहसंयोजक बंद होता है? नहीं, सहसंयोजक बंद तो होता ही है, लेकिन पूछ रहा है कि क्यों वो विद्युत का सुचालक होते हैं। इसमें कोई दोष नहीं, ये सब अलग बात लिखा हुआ है। जो क्वेश्चन के अनुसार जो आंसर होगा वो यही होगा कि आयन उसमें क्या करते हैं? आयन आ जाते हैं और गति करने लगते हैं, जिस वजह से वो विद्युत का क्या बनता है? सुचालक बनता है। तो अब ये हम जनरल बात आपको बता दिए कि कोई भी पदार्थ अगर कुचालक है तो वो क्यों कुचालक है, या सुचालक है तो क्यों है। बस साइंस की भाषा में हम आपको बता दिए, ठीक है ना। क्या क्या था? 3 कंडीशन होना चाहिए। इसके बाद वाला चैप्टर में आपको वही पढ़ना ही है। करंट के बारे में पढ़ाएंगे, आपको बैटरी के बारे में पढ़ाएंगे कि बैटरी कैसे काम करता है, उस चैप्टर का शुरू करेंगे तो बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा ठोस अत्यधिक कठोर, उच्च गलनांक वाला और पिघली हुई अवस्था में, देखो पिघली हुई अवस्था में अभी अभी बताए थे कौन होता है? आयनिक ठोस होते हैं, जो क्या होते हैं? पिघली हुई अवस्था में विद्युत का सुचालक होते हैं। तो कौन सा हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड हो जाएगा, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। याद रखिएगा, पिघली हुई अवस्था में नमक यानी आयनिक ठोस। धात्विक ठोस की उच्च विद्युत और उष्मीय चालकता का मुख्य कारण, धातु जो होते हैं ना, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, बहुत भर भर के क्या पाए जाते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। मोबाइल इलेक्ट्रॉन होते हैं जो घूमते फिरते रहते हैं, इसीलिए वो सुचालक होते हैं और विद्युत का भी सुचालक होते हैं। ग्रेफाइट एक सहसंयोजक ठोस है, फिर भी यह विद्युत का सुचालक है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों होता है कि ग्रेफाइट जो होता है क्या होता है? इसमें ना एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। हमने एक दिन चर्चा किया था, आपको ग्रेफाइट की संरचना जब बताए थे तो बताए थे कि इसका हाइब्रिडेशन sp2 होता है और कार्बन पर एक इलेक्ट्रॉन खाली रह जाता है। 3 ही बॉन्ड बनाता है और एक इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन खाली हो जाता है, और जहां भी मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा वो विद्युत का क्या होगा? सुचालक होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है, बी हो जाएगा। उसके बाद बर्फ किस प्रकार का आणविक ठोस है? ये ध्रुवीय है, कई बार चर्चा किए थे। जब जल का संरचना बनाइएगा तो इसमें OH और क्या होता है? H होता है। इसमें 2 गो ध्रुव होता है जिसको डाइपोल मोमेंट कहते हैं। इनका जब रिजल्ट निकालते हैं तो म्यू नॉट इक्वल टू 0 आता है। डाइपोल मोमेंट इनका 2 अलग अलग डायरेक्शन में है, कभी भी 0 नहीं होता है, इसीलिए ये अध्रुवीय, ये इसको क्या बोलते हैं? ध्रुवीय बोलते हैं और आणविक ठोस बोलते हैं, ध्रुवीय
अन्विक ठोस। जैसे CO2 की बात करें, CO2, तो जब CO2 बनाइएगा ना तो इस तरह का संरचना बनेगा, ठीक है। इसमें अगर बात करें एक वेक्टर इधर एक वेक्टर इधर, ये डाइपोल है, इनका जब मोमेंट निकालेंगे, टोटल रिजल्ट निकालेंगे, तो जितना इधर खींच रहा है उतना इधर खींच रहा है, इसका मतलब इसका म्यू क्या हो जाएगा, 0, और ये अध्रुवित होंगे, इनमें कोई चार्ज डेवलप नहीं होगा, वही बात कह रहा है, ठीक है। तो ध्रुवित और अध्रुवित ठोस से रिलेटेड था, जल क्या है, ध्रुवित है, ठीक है। इस तरीका से ये आपका था कुछ क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड। इनमें से ज्यादातर क्वेश्चन आपको पिछले कुछ सालों में पूछा हुआ सवाल है, हमने डेट नहीं लिखा था, लेकिन यही सब इसी तरह का सवाल पूछा जाता है। इस बार भी आपको पूछा हुआ था इसी में से कोई ना कोई क्वेश्चन, ठीक है। और इसको अच्छे से, छोटा सा एक चैप्टर था, इसको अच्छे से पढ़िए। और नेक्स्ट क्लास से हम लोग शुरू करने वाले हैं, एक चैप्टर होगा जिसका नाम होगा आयनिक आयन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नाम है उसका, जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ये चैप्टर है, विद्युत रसायन, बहुत ही खूबसूरत सा चैप्टर है ये। इसमें आप खाली केमिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे, इसमें फिजिक्स से भी रिलेटेड कुछ कंसेप्ट है, जैसे करंट वगैरह है वो कैसे फ्लो करता है, बैटरी के अंदर कैसे फ्लो करता है, ठीक है। यहाँ एनर्जी का कन्वर्सन कैसे होता है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, यानी कोई केमिकल रिएक्शन कैसे करा सकते हैं करंट फ्लो कराकर, ये सारी चीजें इसमें सीखने वाले हैं। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से आपको 2 नंबर का सवाल भी पूछा जाता है, 5 नंबर। अच्छा, इस साल एक वो जो पिछला चैप्टर था उसमें ये पूछा था कि ठोस कितने प्रकार के होते हैं, तो हमने शुरू में बताया था ठोस को बंधन के आधार पर 4, और ऐसे अगर बात करें सजावट के आधार पर तो आद्य एकक कोष्टिका और केंद्रीय एकक कोष्टिका, उस सारे बातों को लिखना था, ठीक है। फिर से एक बार बोल रहे हैं, नोट्स बनाते चलिए, ठीक है। जो ट्रिक बताते हैं उसको भी लिखते चलिए, आपके लिए फायदेमंद होगा। जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा तो ज्यादा फायदा होगा आपको, ठीक है। जैसे ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस कराते हैं तो उसमें ट्रिक से आप जल्दी जल्दी बना पाते हैं, ठीक है। हाँ, ये चैप्टर जो 3rd नंबर है ये आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। यहाँ से आपको पूछा जाता है 2 मार्क्स के सवाल लिखने वाले में पूछा जाता है, तो ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है, लेकिन यहाँ से आपको सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। थैंक यू।